So, good morning, dear students. Good morning, one and all present over here. तो आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे। मैं हूँ आपका टीचर मुकेश पुरवा। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया था बच्चों बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। तो एमाइंस ऑन द बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, एमाइंस को हमने एक्वस मीडियम में और वेपर फेज के अंदर उसकी बेसिसिटी का सीक्वेंस कल हमने पढ़ा था। तो अलग अलग एमाइंस के लिए इनकी बेसिसिटी का जो सीक्वेंस है वो भी क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। ये हमने कल देखा था, उसको अच्छे से हमने समझ लिया था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, मैसेज करके मुझे डाउट पूछ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एरोमेटिक एमाइन की बेसिसिटी का सीक्वेंस, और उसकी बेसिसिटी किस टाइप से अफेक्ट करती है वो भी हम देख लेते हैं। मतलब इसमें भी ग्रुप जुड़े हुए होंगे। किस टाइप के ग्रुप जुड़े हुए होंगे बच्चों? प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप जुड़े हुए होंगे, माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप जुड़े होंगे। अगर बेंजीन लिंक से मतलब एरोमेटिक एमीन से जुड़ा हुआ है कोई भी ग्रुप, तो उसकी बेसिसिटी किस टाइप से अफेक्टेड होती है, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमें ये सब पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। तो आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों एराइल एमाइंस के बारे में। तो एराइल एमाइंस क्या होती है बच्चों? एरोमेटिक एमाइंस। एरोमेटिक एमाइंस आर कॉल्ड एराइल एमाइंस। तो कंपैरिजन ऑफ बेसिक कैरेक्टर विद एराइल एमाइन विद अमोनिया। तो अमोनिया की बेसिसिटी, अमोनिया ज्यादा बेसिक है या एराइल एमाइन ज्यादा बेसिक है? तो इसको अभी कम एग्जांपल से समझ देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ बच्चों इथाइल, इथाइल अमोनिया। इथाइल अमोनिया ये क्या है बच्चों? प्राइमरी एमाइन इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एमाइन। दिस इज अमोनिया एंड दिस इज एनिलीन, एंड एनिलीन इज ए एरोमेटिक एमीन। यहाँ पे बच्चों पीकेबी की वैल्यू दे रखी है। पीकेबी की वैल्यू दे रखी है किसके लिए? एलिफेटिक एमीन के लिए पीकेबी की वैल्यू दे रखी है 3.29। फॉर अमोनिया pKb 4.75, and for aromatic amine aniline the pKb value is 9.38। तो बच्चों हमने इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि किसी भी बेस के लिए अगर pKb की वैल्यू, अगर किसी भी बेस के लिए pKb की वैल्यू हाई होती है तो उसकी जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, या उसकी जो बेसिक नेचर है वो क्या होती है बच्चों? कम होती है। और किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर pKb की वैल्यू कम होती है तो वो क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर किया जाता है। तो तीनों के अंदर अगर हम कंपेयर करें, हम तीनों के अंदर कंपेयर करें बच्चों, तो तीनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं यहाँ पे कि जो इथाइल एमाइन है बच्चों, इथाइल एमाइन, इसकी पीकेबी की वैल्यू सबसे कम है। इसकी पीकेबी की वैल्यू 3.29 दे रखी है, जबकि एरोमेटिक एमीन एनिलीन की जो पीकेबी की वैल्यू है वो 9.38 है। अगर हम दोनों का कंपेयर करें तो इथाइल एमीन क्या होती है, क्या होगी बच्चों? बहुत ही ज्यादा बेसिक होगी एज कंपेयर टू एनिलीन एंड अमोनिया। रीजन क्या है कि इथाइल एमाइन की जो पीकेबी की वैल्यू है वो क्या है बच्चों? कम है, और एनिलीन की पीकेबी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ज्यादा है। तो ये हमने डिस्कस पहले ही कर लिया था, ये मैंने पहले ही बता दिया था। अब ये एरोमेटिक एमीन की बेसिसिटी कम होने का रीजन क्या है? इसकी बेसिसिटी अमोनिया से भी कम होती है। एरोमेटिक एमाइन जो होती है बच्चों उसकी बेसिसिटी अमोनिया से भी कम होती है। और जबकि एलिफेटिक एमीन कोई भी हम ले लें, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन, कोई भी एलिफेटिक एमीन ले लो, उसकी बेसिसिटी हमेशा अमोनिया से ज्यादा ही होती है। और एरोमेटिक एमीन की बेसिसिटी हमेशा अमोनिया से कम होती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हम समझते हैं प्लस एम इफेक्ट से। तो ये प्लस एम इफेक्ट क्या है? तो प्लस एम इफेक्ट का मतलब होता है पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट मतलब पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। और ये पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है? चलिए हम इसको देख लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कल हमने ये बताया था बच्चों कि जो एनिलीन के अंदर जो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? वो रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। तो बेंजीन रिंग के अंदर ये क्या करते हैं? ये पार्टिसिपेट करते हैं। बेंजीन रिंग के अंदर जब ये पार्टिसिपेट करते हैं तो ये दो लोन पेयर है बच्चों, ये क्या होते हैं? इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में आते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स कल हमने पढ़ ली थी बच्चों, 5 स्ट्रक्चर का कल हमने पढ़ी थी। उसमें हमने देखा था कि बेंजीन के पास में ज्यादा टाइम तक मतलब हर समय इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। इसके पास में ये जो लोन पेयर ऑफ अवेलेबल है ना बच्चों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एनिलीन के केस में ज्यादा टाइम तक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। और इस वजह से ये क्या करता है बच्चों? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाते वो लुईस बेस
की कैटेगरी में नहीं रखे जाते हैं, मतलब उसकी जो बेसिसिटी है वो क्या होगी बच्चों, बहुत ही कम हो जाएगी। रीजन ये है कि इसके जो लोन पेयर है बच्चों वो क्या होते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं इस एनिलीन की बात करता हूँ और इस एनिलीन की अगर मैं बेसिक कैरेक्टर चेक करता हूँ तो क्या करना होगा मुझे, अगर मैं इसको H प्लस आयन से रेट करवाता हूँ तो H प्लस आयन क्या है बच्चों, यहाँ पे ये इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को दे देगा। जब ये 2 हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बनेगा बच्चों, अमोनी एनिलीनियम आयन बनेगा। और ये जो एनिलीनियम आयन है बच्चों इसमें सिर्फ दो ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें ये सिर्फ 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है, सिर्फ ये 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। और इस वजह से भी एनिलीन को इसके जो बेसिक कैरेक्टर है उसको क्या माना जाता है, कम माना जाता है कि एनिलीन इज लेस बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया एंड लेस बेसिक एज कंपेयर टू एलिफेटिक एमीन। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चों। एनिलीन जो आयन बनता है उसमें सिर्फ 2 ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है, जबकि जो एनिलीन है ना बच्चों, ये एनिलीन इसमें 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। और जो जिसमें जितनी ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी वो उतना ज्यादा क्या होता है बच्चों, स्टेबल होता है। दूसरा रीजन यहाँ पे एनिलीन का इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाने का ये है कि ये जो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये हर समय अवेलेबल नहीं रह पाते हैं डोनेशन के लिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट के लिए हर समय अवेलेबल नहीं रह पाते। अब अगर हम इसके पास में कोई ग्रुप जोड़ते हैं, बेंजीनिंग से कोई ग्रुप जोड़ देते हैं, तो ग्रुप कौन कौन से जोड़ सकते हैं बच्चों, 2 टाइप के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और एक होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, 2 टाइप के ग्रुप होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करने वाले ग्रुप, जो रिंग से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करने वाले ग्रुप है सारे। नाइट्रो है, साइनाइड है, सल्फोनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्लोराइड दिया हुआ है और ये फिनाइल ग्रुप दिया हुआ है। ये सारे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करने वाले ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेंगे। दूसरे जो ग्रुप है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, सप्लायर, ये इलेक्ट्रॉन के सप्लायर है। ये रिंग की साइड में इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। ये OH है, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल आयन, ये OR, ये R मतलब एल्काइल ग्रुप और ये एमाइन ग्रुप। तो OR का मतलब है यहाँ पे एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप। ये क्या करेंगे बच्चों, ये एनिलीन की मतलब जो बेंजीनिंग की इसकी बेसिसिटी को बढ़ाएंगे। किस टाइप से बढ़ाएंगे, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ रिलीज करेंगे, बेंजीन रिंग के टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ देंगे, रिंग की साइड में, रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे। और फाइनली क्या हो जाएगी, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्सिस आ जाएगी और रिंग से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे बच्चों, NH2 ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, एमाइन ग्रुप जो है ना, NH ग्रुप या N जो भी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन, उसके ऊपर फाइनली चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की एक्सिस बन जाएगी। और जब नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की एक्सिस बन जाएगी तो नाइट्रोजन के लिए बहुत इजी हो जाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ बच्चों देखो, एग्जाम्पल दिया हुआ एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन एंड पेरा नाइट्रो एनिलीन, और दिया हुआ ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। इसकी बेसिसिटी का सीक्वेंस हम रखते हैं। तो यहाँ पे एनिलीन जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगी और सबसे कम बेसिक होगी ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। रीजन क्या है बच्चों, ये एनिलीन है, इसके ऊपर कोई भी किसी भी टाइप का कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, तो इसकी बेसिसिटी इसके खुद के लोन पेयर की वजह से ही होगी। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, मेटा नाइट्रो एनिलीन है, मेटा पोजीशन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। और नाइट्रो ग्रुप का क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा। अब जब रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा, पहले ही नाइट्रोजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के पास में। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करते हैं, रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। पहले ही इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है और दूसरा क्या कर रहा है, ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर रहा है। अब इस नाइट्रोजन के पास में बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है देने के लिए, तो इसकी बेसिसिटी एनिलीन के कंपैरिजन में भी बहुत कम हो जाएगी। अब मैं इसकी बात करता हूँ पेरा नाइट्रो एनिलीन की, इसकी बेसिसिटी मेटा के कंपैरिजन में कम होगी। रीजन क्या है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट जुड़े हुए हैं। तो ये क्या करेगा बच्चों,
नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा, इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। तो ये इस साइड में ये नाइट्रोजन को ये पुल करेगा, तो इसकी बेसिसिटी को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। तीसरी अगर हम लास्ट कंडीशन की हम बात करें, और तो नाइट्रो एनिलीन, और तो नाइट्रो एनिलीन के अंदर ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना, ये इस एनिलीन ग्रुप के पास में जुड़ा हुआ, ये इस एमाइन ग्रुप के पास में जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, बहुत स्ट्रांगली इससे इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को, ये डायरेक्शन बना देता हूँ दूसरी। तो ये देखो, ये डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रॉन की पुलिंग की। तो ये NO2 ग्रुप के ऊपर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या करेगा, इसको पुल करेगा। तो इसकी बेसिसिटी को क्या कर देगा, सबसे कम कर देगा। तो ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ बच्चों पेरा टोलुइडिन, मेटाटोलुइडिन, एनिलीन एंड ऑर्थोटोलुइडिन। अब इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इन सबको अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है ना बच्चों, ये CH3 ग्रुप ये क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। साथ में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, EDG ग्रुप है ये। EDG ग्रुप का मतलब क्या करेगा, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा। अब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, तो फाइनली जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और फाइनली इस नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इस नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, नाइट्रोजन के पास में इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और ये लुईस बेस की तरह काम करेगी। दूसरा यहाँ पे मेटा पोजीशन के ऊपर जुड़ा हुआ है। जब और तो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा हुआ, मतलब पैरा पोजीशन के ऊपर अगर जुड़ा हुआ होता है तो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करना बहुत आसान है। मेटा पोजीशन पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई तो करेगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप पास पास में आ रहे हैं, बल्कि ग्रुप पास पास में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जुड़ेगा तो इसकी बेसिसिटी इसके कंपेरिजन में कम हो जाएगी। इसी टाइप से ये एनिलीन है, एनिलीन की जो बेसिसिटी इसके कंपेरिजन में भी कम हो जाएगी। और यहाँ पे ऑर्थो टोलुइन की मैं बात करता हूँ, ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जुड़ा हुआ है। ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जब ये CH3 ग्रुप जुड़ता है, तो यहाँ पे ये एक बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ये बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने से इसकी जो इलेक्ट्रॉन देने की जो कैपेसिटी है ना, वो क्या हो जाएगी बच्चों, नेग्लिजिबल हो जाएगी। और नेग्लिजिबल होने की वजह से इसकी वेलोसिटी सबसे कम हो जाएगी। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो सबको पॉइंट समझ में आ गया तो वीडियो लेक्चर को जरूर से लाइक करके जाइएगा। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये हमने पढ़ लिया था बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट। अगर आप जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करते हैं। जब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। एमाइन का जो नाइट्रोजन होता है वहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। और एमाइन के पास में फाइनली जब नाइट्रोजन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो उस नाइट्रोजन के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देना क्या हो जाएगा, आराम से ये दे पाएगा। इसका डोनेशन बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये किसकी तरह काम करेगा, गुड अच्छे बेस की तरह काम करेगा। यहाँ पे बच्चों देखो, इस नाइट्रोजन के पास में क्या है, देखो इस नाइट्रोजन के पास में गौर करेंगे, इस नाइट्रोजन के पास में 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। एरोमेटिक एरोमेटिक एमाइन है। एरोमेटिक एमाइन में नाइट्रोजन के पास में इसके नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह आपने क्या जोड़ दिया बच्चों, CH3 CH3 जोड़ दिया। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेंगे, किसकी तरफ में, नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्या जुड़ा हुआ बच्चों, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की सप्लाई नाइट्रोजन की साइड में बढ़ेगी, तो फाइनली नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और उसकी क्या कर देगी, बेसिसिटी को इंक्रीज कर देगी। यहाँ पे देखो, इस नाइट्रोजन के पास में सिर्फ एक ही साइड में CH3 जुड़ा हुआ, तो एक साइड से ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा। नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी यहाँ पे बढ़ रही है। तो इसकी बेसिसिटी इसके कंपेरिजन में कम हो जाएगी। और यहाँ पे एक भी प्लस आई इफेक्ट का कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसकी जो बेसिसिटी है इसकी खुद की नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से होगी। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बच्चों पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन। केमिकल प्रॉपर्टीज एमाइन की हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों एल्काइलेशन। बहुत ही सिंपल है बच्चों, जैसा नाम लिखा हुआ ना वैसा इसका मीनिंग है। एल्काइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड एल्काइलेशन। बहुत सिंपल है बच्चों, नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है एडिशन। एडिशन किसका बच्चों, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप।
तो आप लोगों को एल्काइल ग्रुप का मीनिंग पता होगा। अगर आप लोगों को एल्काइल ग्रुप का मीनिंग है तो अगर आपको एल्काइल ग्रुप का मीनिंग पता है तो जल्दी से मैसेज बॉक्स में मैसेज टाइप कर दीजिए कि सर एल्काइल ग्रुप का मतलब ये होता है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना पता है एल्काइल ग्रुप के बारे में। अगर नहीं पता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है बच्चों आर। एल्काइल ग्रुप को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो आर है ना बच्चों, ये क्या हो सकता है? अगर मैं एलिफेटिक की बात करता हूँ तो ये होगा CH3 C2H5 C3H7। ये मैंने इसके सबके क्या लिखा है बच्चों? ये मोलिकुलर फॉर्मूलाज लिखा है। ये है मिथाइल ग्रुप, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। ये सारे ग्रुप कौन से होते हैं बच्चों? ये एल्काइल ग्रुप होते हैं। जब किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते तो क्या बचता है बच्चों? एल्काइल ग्रुप बचता है। तो एल्काइल ग्रुप को ऐड करवाना, कहाँ करवाना बच्चों? एल्काइल ग्रुप को ऐड एमाइन के अंदर एल्काइल ग्रुप को ऐड करवाना है। तो बहुत ही सिंपल मेथड है बच्चों एल्काइल ग्रुप को ऐड करवाना। बहुत ही सिंपल है बच्चों एल्काइल ग्रुप को ऐड करवाना। तो एल्काइल ग्रुप को ऐड करवाने के लिए हम क्या करेंगे? एल्काइलेशन मेथड पढ़ते हैं। तो एल्काइलेशन मेथड में क्या है? ये प्राइमरी एल्केन, सॉरी प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन में हमने लिया बताओ एथाइल, इथाइल एमाइन। इथाइल एमाइन की रिएक्शन हम किससे करवाने हैं बच्चों? इथाइल क्लोराइड से करवाने हैं। तो इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, तो HCl बाहर निकल जाएगा, ये हमारे पास में कंपाउंड बनेगा। इसके पास में देखो एक और हाइड्रोजन है, ये फिर इथाइल क्लोराइड के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, फिर HCl बाहर निकलेगी, और HCl बाहर निकल के यस बच्चों, तो मैं बता देता हूँ इसको केमिकल रिएक्शंस लिख के बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल केमिकल रिएक्शंस है बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये देखो, ये मैंने लिखा है इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल क्लोराइड को मैं लिख देता हूँ C2H5NH2 होता है। तो मैं एक H यहाँ लगाता हूँ और एक H यहाँ लगा देता हूँ। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? क्लोरोएथेन से करवानी है। तो ये क्लोरोएथेन का मैंने मॉलिक्यूल लिख दिया। अब इससे मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ये बाहर निकल जाएगा। ये बाहर निकलेगा तो मेरे पास में मॉलिक्यूल क्या बनेगा? C2H5NH C2H5। समझ में आया बच्चों? ये क्या है बच्चों? ये सेकेंडरी एमाइन बन गई। प्राइमरी एमाइन थी, ये प्राइमरी एमाइन है बच्चों, 1 डिग्री एमाइन है। 1 डिग्री एमाइन से 2 डिग्री एमाइन बन गई। अब इसकी रिएक्शन में करवाता हूँ फिर किससे? रिएक्शन करवाता हूँ फिर क्लोरो एथेन से। तो अब क्या बन जाएगी मेरे पास में? टर्सरी एमाइन बन जाएगी। कैसे? देखो, ये ऐसे, ये HCl बाहर निकल जाएगा, तो ये HCl बाहर निकलने से जो रिएक्शन बनेगी मेरे पास में वो बनेगी C2H5N और यहाँ पर भी मैं क्या लगा देता हूँ बच्चों? C2H5। अभी भी इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये आगे और इससे रेट करेगा किससे? C2H5Cl से रेट करेगा। अब क्या करेगा? ये लोन पेयर को इसको डोनेट कर देगा, तो क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा। तो क्वाटरनरी सॉल्ट किस टाइप से बनेगा? ये हमारे जो केमिकल इक्वेशन में लिखा हुआ है इस टाइप का एक क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा। तो आई थिंक द केमिकल इक्वेशन इज वेरी क्लियर, आप लोगों को समझ में आई होगी। इस टाइप का ये क्वाटरनरी सॉल्ट है बच्चों, इस टाइप की सॉल्ट बन जाएगी। इसी टाइप से हम एरोमेटिक एमाइन एनिलीन से भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। इस बार हमने क्या लिया बच्चों? मिथाइल आयोडाइड लिया, और मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं किससे? एनिलीन से। तो हमारे पास में प्रोडक्ट बनेगा एन मिथाइल एनिलीन। एन मिथाइल एनिलीन, एक एच हटाना है इसकी जगह, एक एच यहाँ से हटाना है इसकी जगह CH3 जोड़नी है, तो ये बन गई हमारे पास में एन मिथाइल एनिलीन। ये देखो, ये प्राइमरी एमाइन है बच्चों। ये प्राइमरी एमाइन को सेकेंडरी एमाइन और सेकेंडरी एमाइन को टर्सरी एमाइन में चेंज करने का तरीका ये प्राइमरी एमाइन है, ये 1 डिग्री एमाइन है बच्चों। 1 डिग्री एमाइन क्यों है आप लोगों को पता होगा? नाइट्रोजन से एक ही साइड में कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन से दोनों साइड में कार्बन जुड़े हुए हैं। ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री एमाइन है, और ये जो है ये 3 डिग्री एमाइन है। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। तो ये प्राइमरी एमाइन है, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन। प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन से सेकेंडरी एरोमेटिक एमाइन, और सेकेंडरी एरोमेटिक एमाइन की रिएक्शन फिर क्लोरो सॉरी आयोडो मीथेन से हम करवाते हैं, तो हमारे पास में एन एन डाइमिथाइल एनिलीन बनती है, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। तो ये किसका एग्जांपल है बच्चों? टर्सरी एरोमेटिक एमाइन का एग्जांपल है। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट क्लियर है तो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में
नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में बच्चों एसाइलेशन, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिंपल केमिकल रिएक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं। तो एल्काइलेशन में हमने पढ़ा था बच्चों एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल एल्काइलेशन में हमने क्या पढ़ा था बच्चों एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। एसाइलेशन में हम पढ़ेंगे बच्चों एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। तो एसाइल ग्रुप क्या होता है बच्चों, ऐसे बता देता हूँ। एसाइल ग्रुप होता है COR। ये ग्रुप है ना, इस ग्रुप को अगर मैं ऐड करवाता हूँ कहाँ पे, एमाइन पे मैं ये ग्रुप ऐड करवा देता हूँ तो उसको क्या बोलते हैं एसाइलेशन। बात समझ में आ गई। COR ग्रुप क्या है बच्चों, एसाइल ग्रुप है। ये ग्रुप में अगर ऐड कराता हूँ, ये यहाँ पे आर है ना बच्चों, ये आर कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया था आर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। और ये RCH3 हो सकता है या फिर डैश C2H5 हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है आगे। तो ये जो है बच्चों हमारे पास में प्राइमरी एमाइन इथाइल एमाइन, इसकी रिएक्शन करवाई हमने क्लोरो ये एसिटाइल क्लोराइड से। ये एसिटाइल क्लोराइड है बच्चों। एसिटाइल क्लोराइड से इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं तो मेरे पास में फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है। ये फाइनल प्रोडक्ट है एन इथाइल एथेन एमाइड, एमाइड बनता है। ध्यान देना बच्चों, हम यहाँ क्या कर रहे हैं बच्चों, एसाइलेशन में हम क्या कर सकते हैं, एमाइन को किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एमाइड के अंदर। ये कन्वर्जन के अंदर काम आएगा। ये सारी केमिकल रिएक्शन हमें कन्वर्जन में काम आएगी। ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि एसाइलेशन बता दो, एल्काइलेशन बता दो। ये सारी रिएक्शंस हमारे कन्वर्जन में काम आने वाली है। ये जो एसाइलेशन अभी हमने पढ़ा है ना बच्चों, एल्काइलेशन, ये किस में काम आएगी, कन्वर्जन करना। प्राइमरी एमाइन को सेकेंडरी एमाइन में और सेकेंडरी एमाइन को टर्सरी एमाइन में कन्वर्ट करने की यह मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। डबल स्टार लगा हुआ है, देखो यहाँ पे डबल स्टार लगा हुआ है ना ये। तो प्राइमरी एमाइन को सेकेंडरी एमाइन और सेकेंडरी एमाइन को टर्सरी एमाइन में चेंज करने की मेथड है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। तो नेक्स्ट जो एल्काइलेशन है बच्चों, इसके अंदर एसाइलेशन है। इसमें क्या करते हैं, एसाइल ग्रुप को ऐड करवाते हैं। और एसाइल ग्रुप क्या है अभी हमने बता दिया, COR ग्रुप को हम एसाइल ग्रुप बोलते हैं। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों। एक सिंपल केमिकल इक्वेशन से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, एमाइन को किस में कन्वर्ट करेंगे, एमाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमने लिया बच्चों सेकेंडरी एमाइन। ये सेकेंडरी एमाइन है। सेकेंडरी एमाइन की रिएक्शन हमने करवाई बच्चों इससे एसाइल क्लोराइड से। तो हमारे पास में बन गया टर्सरी एमाइड। ये एमाइड बन गया, टर्सरी एमाइड नहीं, एमाइड बन गया सिर्फ, ये एमाइड है। तो रिएक्शंस किस टाइप से होती है, बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों। C2H5 N, यहाँ पे H लिखो, यहाँ H लिखो, और यहाँ लिखो Cl CO CH3, ये HCl बाहर निकालो और इसको जोड़ के कंपाउंड बना दो, कंपाउंड ये बन जाएगा। बहुत ही सिंपल केमिकल इक्वेशन। तो आई थिंक द केमिकल इक्वेशन इज वेरी क्लियर। आप सभी लोगों को समझ में आई होगी बच्चों अच्छे से। अगर आप लोगों को समझ में आई है तो चलिए थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये एरोमेटिक एमाइन हमने ली, इसकी रिएक्शन हमने किससे करवा रही है बच्चों, एसाइल क्लोराइड से करवानी है। एसाइल क्लोराइड से करवाएंगे, बहुत ही सिंपल केमिकल इक्वेशन है। फिर यहाँ से H बाहर निकलेगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास में कंपाउंड ये बन जाएगा एरोमेटिक एमाइड। ये एरोमेटिक एमाइड है। तो आई थिंक एसाइलेशन एंड एराइलेशन, ये दो केमिकल इक्वेशन आज हमने कंप्लीट कर ली है। आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थर्ड इक्वेशन जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार केमिकल इक्वेशन ये पूछी जाती है बोर्ड के एग्जाम के अंदर, और IIT JEE के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। तो इसको मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है बच्चों, कार्बन एमाइन रिएक्शन। कार्बन एमाइन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल केमिकल इक्वेशन, सिंपल वे में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा विद मैकेनिज्म। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में मैकेनिज्म नहीं दे रखी है, लेकिन जी के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में इसकी मैकेनिज्म भी है। एनसीईआरटी की बुक में इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं दे रखी है, सिर्फ एक सिंपल केमिकल इक्वेशन दे रखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन ये है। और किस टाइप से ये केमिकल इक्वेशन प्रोसीड करती है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जी के सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है बच्चों। हर बार इसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमाइन चैप्टर में से ये केमिकल इक्वेशन के बारे में क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। ये हो गई एक, जो हमने दो तीन रिएक्शंस और भी बताई थी। गब्रिएल थैलेमाइड बताई थी, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेशन बताया था। ये तीन जो केमिकल इक्वेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कार्बन एमाइन रिएक्शंस के बारे में। बहुत ही सिंपल वे में बता देता हूँ कार्बन एमाइन रिएक्शन क्या है। जब भी एमाइन रिएक्ट करती है बच्चों, एमाइन रिएक्ट करती है किससे, एमाइन को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म आप लोगों को पता है क्या बच्चों,
क्लोरोफॉर्म, नाम तो ही सुना होगा क्लोरोफॉर्म। एमाइन की रिएक्शन किससे करवानी है? क्लोरोफॉर्म से। किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, या एक्वस KOH भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है। फाउल स्मेलिंग कंपाउंड क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड। ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन को डिफरेंशिएट करने में काम आती है। सिर्फ प्राइमरी एमाइन कार्बल एमाइन रिएक्शंस देते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन कार्बल एमाइन रिएक्शन नहीं शो करते हैं। तो कार्बल एमाइन रिएक्शन से या कार्बल एमाइन टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी एमाइन प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी और टर्सरी है। तो सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन तो ये रिएक्शन देते ही नहीं है, सिर्फ प्राइमरी एमाइन ही ये रिएक्शन देते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान देनी है, ठीक है? आप लोगों को ये बात ध्यान देनी है कि सिर्फ प्राइमरी एमाइन ही ये रिएक्शंस शो करते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो रिएक्शंस के अंदर बहुत सिंपल रिएक्शन है। एमाइन किससे रिएक्ट करेगी बच्चों? क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेगी। इन द प्रेजेंस ऑफ KOH क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बनेगा। और इसके अंदर बहुत ही बदबू, बहुत ही तीक्ष्ण स्मेल आती है, बहुत ही गंदी स्मेल आती है। फॉल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है। अगर फॉल स्मेलिंग कंपाउंड बन गया और आपको स्मेल आ गई, इसकी गंदी सी स्मेल आ गई, तो पहचान जाना कि प्राइमरी एमाइन ही था ये। सेकेंडरी एमाइन और टर्सरी एमाइन तो ये रिएक्शन ही नहीं देते। तो बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है। देखो ये है प्राइमरी एमाइन, RNH2 मतलब प्राइमरी एमाइन। ये क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करेगी KOH से। जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से ये आइसोसाइनाइड बनता है। ये आइसोसाइनाइड बनने की वजह से फाउल स्मेल आती है और KCl और H2O ये बाहर निकलते हैं। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी है। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर टाइम अगर आज नहीं रहा तो कल मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन, दिस इज द प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन, 1 डिग्री एमाइन। ये एलिफेटिक एमाइन है। एलिफेटिक और एरोमेटिक में फर्क जानते होंगे बच्चों। एलिफेटिक है ये, एलिफेटिक इज एलिफेटिक, एलिफेटिक एमाइन। और ये जो है ना बच्चों, ये 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन है। 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन। तो एलिफेटिक एमाइन, एरोमेटिक एमाइन सिर्फ 1 डिग्री ये रिएक्शन देते हैं। तो रिएक्शन इसमें भी क्या बनेगा बच्चों? फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है। सेम बेड स्मेलिंग कंपाउंड है ये। तो इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म हम पढ़ लेंगे बच्चों, कल पढ़ेंगे। आज हमारे पास में टाइम बहुत कम है, तो टाइम कम होने की वजह से ये जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है हम क्या करेंगे बच्चों? कल करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको लोगों को समझ में आ जाएगी। अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही सिंपल वे में बता दूंगा आपको। और आप देख रहे थे हमारा चैनल केमिस्ट्री पाठशाला। और अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आया कोई पॉइंट तो जरूर जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिए। कोई केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आई तो वो भी बताइए। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।